दूर कहीं खड़े होते तो जैसे पृथ्वी आप अभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसी पृथ्वी आप वहां से भी देख पाते। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं इसके निवास स्थान के बारे में। जो हर कोई जानता है कि हमारी अपनी एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। ये खरबों तारों का एक समूह है जिसमें आप कहीं कहीं लाल धब्बे देख पा रहे होंगे। जिसमें जो आप लाल धब्बे यहाँ देख पा रहे हैं वो नए तारे हैं और उनके निर्माण स्थान को बतलाते हैं। वहीं जो आप इसमें कहीं कहीं नीले धब्बे देख पा रहे हैं वो पुराने तारे हैं और ये उनके मतलब ये जो आप नीले धब्बे देख पा रहे हैं वो उनके खत्म होने और हमारे गैलेक्सी के सबसे बड़े तारों को बतलाती है। बात आती है इन खरबों तारों के बीच हम कहाँ हैं या हमारी पृथ्वी कहाँ है। तो हमसे जो सबसे नजदीकी तारा है वो तो सूरज है, लेकिन उसके बाद का जो सबसे नजदीकी तारा है वो अभी आपके सामने होगा और इसका नाम अल्फा सेंटाउरी रखा गया है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर ये हमसे सबसे नजदीकी तारा या तारा समूह है तो इसी के कहीं आसपास हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी या अपनी पूरी की पूरी सौर मंडल निवास करती होगी। अब आइए एक बात करते हैं अपने सौर मंडल के मुखिया की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सूरज है और ये जो इमेज अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं वो नासा के एक सैटेलाइट द्वारा सूरज की 2003 में एक एक्सरे फिल्टर इमेज निकाली गई थी जिसको आप अभी देख पा रहे हैं। इसमें दिखने वाले नारंगी रंग इसके ठंडे हिस्से को बतलाते हैं। वहीं सफेद और पीले धब्बे जो आप देख पा रहे हैं वह हाइड्रोजन और हीलियम के बदलने की स्थिति को बतलाते हैं और यही सफेद धब्बे इसके सबसे गर्म हिस्से हैं। अगर मैं बात करूं सूर्य के तापमान की तो सूर्य के बाहरी क्षेत्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, वहीं अंदरूनी क्षेत्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास बतलाया जाता है और यही कारण है कि इस पे कोई भी चीज ठोस अवस्था में उपलब्ध नहीं होती। अब हम लोग एक एक करके अपने ग्रहों के बारे में जानेंगे और उसमें से सबसे पहला ग्रह मरकरी यानी बुध। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है और इसमें जो आप कहीं कहीं गहरे स्लेटी रंग देख पा रहे हैं वो इसके मैदानी क्षेत्रों को और वहीं इस पे दिखने वाले चमकीले रंग इसके पठारी पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें आप कहीं कहीं गोल धब्बे भी देख पा रहे होंगे और ये गोल धब्बे इसके क्रेटर को बतलाते हैं और ये क्रेटर इसके अन्य उल्का पिंडों के सब टकराने के सबूत हैं। अगर मैं बात करूं इन क्रेटरों की ही तो अन्य ग्रहों पे भी ऐसे क्रेटर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेटरों की संख्या हमारे बुध पे ही है जो इसके कमजोर वायुमंडल को दर्शाती है। इसी की तरह एक और आकाशीय पिंड है जिसे आप रोज देखते हैं और शायद पहचानते होंगे। जरा पहचानिए तो कौन है? चंद्रमा है। आप बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसके निर्माण की तो वैज्ञानिकों की माने तो एक थैया नामक उल्का पिंड करोड़ों साल पहले पृथ्वी से टकराया था जिसके कारण पृथ्वी का ही एक हिस्सा टूट के अलग हो गया जो आज आप चांद के रूप में देख पाते हैं। बुध की ही तरह इसमें भी दिखने वाला गहरा स्लेटी रंग इसके मैदानी क्षेत्रों को और वहीं चमकीला रंग इसके पठारी पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। एक विशेष हिस्सा जो चंद्रमा में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये गहरा स्लेटी रंग जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं और ये गहरा स्लेटी रंग जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं इसे मारिया कहते हैं और पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ यही हिस्सा आप देख पाते हैं। इस चमकीले हिस्से को देखने के लिए या तो आपको स्पेस में जाना होगा या किसी भी साइंस सेंटर के एसओएस थिएटर में आना होगा, तभी आप इस चंद्रमा के इस हिस्से को देख पा सकेंगे। अब आइए अपनी सौर मंडल की यात्रा में आगे चलते हुए अगले ग्रह वीनस यानी शुक्र से मिला जाए। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। अगर मैं बात करूं इसके सबसे गर्म होने की तो उसका कारण है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण है जो बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे ठंड के दिनों में आप कंबल ओढ़ते हो और आपके शरीर से गर्मी बाहर नहीं जाती। कार्बन डाइऑक्साइड इस पे बिल्कुल उसी तरह काम करती है। अगर मैं बात करूं इसके सबसे चमकीले होने की तो उसका कारण है कि इसके धरातल पे अनेकों एसिड जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक है जो सूर्य किरणों को लगातार परावर्तित करके इसे बनाती है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। एक रोचक बात जो शुक्र के बारे में कही जाती है कि अपने अक्ष पे काफी धीमा घूमता है जिसके कारण इसका जो एक दिन है वो इसके एक साल से बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसकी तुलना अपनी पृथ्वी से करूं तो इसका एक दिन हमारे 242 दिनों के बराबर, वहीं एक साल मात्र 220 दिनों के बराबर ही होती है। ये तो हो गई बात शुक्र की। अब आइए अपने सौर मंडल की यात्रा में एक ऐसे ग्रह से मिला जाए जिसमें अगर किसी दिन हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं रहा तो शायद हमारा घर भविष्य में
इसी ग्रह पे होगा और ये है मंगल ग्रह यानी मार्स। 1965 से आज तक इस पे जीवन के आसार के लिए 8 मिशन किए गए हैं, जिसमें से 7 को अमेरिका ने और गर्व की बात है कि 1 को भारत ने किया है। जो जीवन के आसार वैज्ञानिकों को इस पे दिखते हैं उसमें से पहला सबूत अभी आपके सामने है और वो है ये जो आप सफेद धब्बे इस पे देख पा रहे हैं, इसके ध्रुवों पे देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये शायद बर्फ के निशान हैं और बर्फ जल के उपस्थिति को बतलाता है और जल जीवन का कारक हो सकता है। जो दूसरा जीवन का आसार इस पे दिखता है वो है ये कटाव क्षेत्र। एक कटा हुआ हिस्सा आप अभी अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये कटा हुआ हिस्सा जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं, वैज्ञानिकों को लगता है कि किसी दिन मंगल ग्रह पे पानी बहती थी, जिसकी वजह से ये कटाव क्षेत्र इस पे बने हैं। असलियत में ये एक तरह की खाई है और इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से भी अधिक बतलाई जाती है। मंगल का जो आप ये लाल रंग देख पा रहे हैं वो उसके वायुमंडल में और धरातल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण होती है। तो भाई अपने सौरमंडल की यात्रा में आगे चलते हुए अगले ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति से मिला जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें आपको सिर्फ हवाएं ही दिखती हैं और ये हमारे सौरमंडल का सबसे पहली बात, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है, जिसके कारण आप देखिए इसमें जो हवाएं हैं वो कभी भी चक्रवात का रूप ले लेती हैं और उसी में से एक चक्रवात आप अभी अपने सामने देख पाएंगे। अभी जो चक्रवात आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं, वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 350 साल से लगातार ये चक्रवात जुपिटर पे बनी हुई है और इसे रेड स्पॉट यानी लाल आंख कहते हैं। बात अगर करें, वैसे तो अभी आपको ये इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी ये जो चक्रवात आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं, लेकिन अगर इसकी तुलना हम अपनी पृथ्वी से करें तो वैज्ञानिकों की माने तो हमारी 2 पृथ्वियां इस चक्रवात में समा सकती है। ये चक्रवात ही हमसे इतना बड़ा है। तो बात आती है जुपिटर हमसे कितना बड़ा है, तो अंदाजतन 1350 और लगभग 1400 पृथ्वियां इस जुपिटर में समा सकती है और वह यही बनाती है इसको हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आगे चलते हुए अगले ग्रह की ओर चलते हैं और अगला ग्रह है सैटर्न यानी शनि। बात जैसे ही शनि की आती है तो मन में कल्पना होती है कि एक रिंग दिखेगा, लेकिन वो रिंग आप नहीं देख पाते, जिसका कारण है कि ये 2D प्रोजेक्शन उसके रिंग को भी उसी पे प्रोजेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं शनि के इस पीले रंग की, तो उसका कारण है इसके वायुमंडल में अमोनिया की अधिकतर मात्रा, जिसकी वजह से आप इसे पीला पाते हैं। एक रोचक बात जो शनि के बारे में कही जाती है कि यह ग्रह इतना हल्का है या इतना कम घना है कि अगर इसे पानी में रखना संभव हुआ तो ये पूरा का पूरा ग्रह पानी में तैर जाएगा, जबकि ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलते हुए अगले ग्रह यूरेनस यानी अरुण से मिला जाए। बात अगर अरुण की हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इस पे सिर्फ और सिर्फ नीला रंग नजर आता है, जो बतलाता है इसमें उपस्थित मीथेन की मात्रा को। और आप देख सकते हैं कि नीले रंग के अलावा आपको इस पे कोई भी रंग नहीं दिखता, जो इसके वायुमंडल में कोई भी बदलावों को, न होने वाले बदलावों को बतलाती है। अंतिम ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है। अरुण की तरह इसमें भी आप नीला रंग पाते हैं, जो इसमें ही मीथेन की ही मात्रा को बतलाती है, लेकिन उसके विपरीत आप इसमें कहीं कहीं सफेद और गहरे सलेटी धब्बे देखते हैं, जो इसके वायुमंडल में होने वाले बदलावों को बतलाती है। ये तो हो गई अन्य ग्रहों की बातें। अब आइए वापस अपनी पृथ्वी की ओर चला जाए। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप स्पेस में 12,800 किलोमीटर दूर के खड़े हो तो जैसी पृथ्वी आप अभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही पृथ्वी आप वहां से भी देख पाएंगे। लेकिन अब एक बात आती है कि आपने इतने ग्रह देखे, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे सुंदर ग्रह कौन है, तो शायद आप कहेंगे कि हमारी पृथ्वी। और ये सही भी है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस पे दिखने वाले अनेकों रंग, और हर एक रंग का एक मतलब है। जैसे सफेद रंग बादल और बर्फ को दर्शाते हैं, हरा रंग वनस्पति क्षेत्रों को दर्शाता है, नीला रंग जल को दर्शाता है, भूरा रंग पठारी और मैदानी क्षेत्रों को, और वही यहाँ पे दिखने वाले पीले रंग आपको इस पे रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपनी पूरी पृथ्वी लगभग नीली नजर आ रही होगी, जिसका कारण है कि इसके 3/4 हिस्से में पानी उपलब्ध है, और इसी कारणवश आप इसे ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन वही बात आती है कि जब हमारे पृथ्वी पे 3/4 हिस्से में पानी है, तो पानी की इतनी कमी के बारे में आप क्यों सुनते हैं? तो आइए जरा उस सवाल को भी देखा जाए। पृथ्वी के 3/4 हिस्से में जो पानी है, उसका 97% हिस्सा लगभग नमकीन पानी है, हार्ड वाटर है, सॉल्टी वाटर है, जो शायद हमारे उपयोग के लायक नहीं है।
सिर्फ 2 से 3% ही पानी मीठा जल है, और शायद अगर इतना भी हमारे पास उपलब्ध होता तो पानी की इतनी कमी नहीं होती। लेकिन आप देख रहे होंगे पानी का कुछ हिस्सा आपको यहाँ भी सफेद रंग से दिख रहा है, जो जल के उस रूप को बतलाता है जो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में ध्रुवों पे जमा है, जो अभी हमारे उपयोग के लायक नहीं है। तो मीठा जल जो है द्रव अवस्था में वह है सिर्फ इतना 1% के आसपास, और यही कारण है कि पानी की इतनी कमी है। और आप सुनते भी हैं कि पानी का बचाव होना चाहिए। अब एक बात आती है कि ये पानी हम तक आते कैसे हैं, तो उसका एकमात्र जरिया है, और वो है ये सफेद बादल जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि अगर मैं कहूं कि जो बादल आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं, शायद आसमान में भी ऐसे ही बादल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि अभी आप आसमान के बाहर से यानी स्पेस से इनको देख रहे हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ ध्यान दें, कुछ लिखा हुआ है, दैट इज सेट IR और डेट और टाइम लिखा हुआ है। और यहाँ IR का मतलब है नासा की एक सैटेलाइट है। सेट का मतलब सैटेलाइट, और IR नासा की सैटेलाइट है जो बादलों की गतिविधियों का इमेज लेके आप तक या हम तक पहुंचलाता है। तो अगर आप तारीख पे ध्यान दें तो ये 3 दिसंबर की है, अब 4 दिसंबर की है। लेकिन आज की तारीख का अगर हम करें, जैसे आज ये 26 के आसपास है, तो जैसे अगर हम करें कि ये लगातार अपडेट होते रहती है, तो पिछले 1 महीने का अंतर आप अपने भारत में ही देख सकते हैं। जैसे अभी ये सबके सामने भारत होगा, और आपने देखा होगा कि मिड दिसंबर में यानी दिसंबर के मध्य में अपने बिहार वाले क्षेत्रों में काफी ठंड लगने लगी, और दिन में आप रोशनी भी शायद कम पा रहे होंगे। तो अगर हम इसको कर दें तो आप देखेंगे निचले तरफ में दक्षिण क्षेत्रों में बादलों का बहाव कैसे तेज हो गया। अभी नीचे की तरफ देखिएगा, और यही जो बादल हैं दक्षिण क्षेत्र में जो बन रहे हैं, वो कैसे अपने बिहार की तरफ आएंगे। और यही बादलों की गतिविधि अभी देख पा रहे होंगे आप कि बादल अपने बिहार के क्षेत्र में आ चुके हैं। तो इन्हीं बादलों की गतिविधि के कारण आपको इतनी ठंड बढ़ती हुई महसूस हुई, और इतना जो आप बदलाव देख पाए मौसम में, उसका कारण यही बादल थे। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत को या बिहार को देख सकते हैं, इस विश्व के किसी भी हिस्से को देख सकते हैं। जैसे अभी निचला क्षेत्र हिंद महासागर को दर्शाता है, और उसमें आने वाले चक्रवातों को भी हम देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी नीचे वाले क्षेत्र को आप देख पा रहे होंगे, वहां पे आप देखिए लगभग 14 दिसंबर और 15 दिसंबर के पास यहाँ पे आप चक्रवात बनता हुआ साफ देख पा रहे होंगे। और थोड़े ही दिन में जैसे 16 तारीख हो जाएगी, तो आप उस चक्रवात में केंद्र भी जो आई ऑफ साइक्लोन कहलाता है, उसको भी आप देख पाएंगे। तो यही तकनीक मौसम विभागियों को, न्यूज चैनल को आपको मौसम के बारे में और अपने आसपास होने वाले बदलावों के बारे में समझा पाते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमारी पृथ्वी है बादलों के साथ, बिना बादलों की पृथ्वी कैसे दिखती है, तो ये काफी शांत और शालीन दिखती है। लेकिन ये इतनी शांत और शालीन है भी नहीं, क्योंकि जो आप पृथ्वी का ये नीला रंग देख पा रहे हैं, उस क्षेत्र में जो पानी है उसमें हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन वो निरंतर क्रियाएं किसी बाहरी बल के कारण कब बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रान द्वीप पे हुआ था। वहां पे एक सुनामी आई थी, जिसको 54 घंटों तक सैटेलाइट ने कवर अप किया था, और उनके इमेज को आप देख सकते हैं। ये सुनामी का केंद्र था, भूकंप का केंद्र था, जिसके कारण आप देखिए ये जो लहरें हैं, कहा जाता है कि इन लहरों की जो ऊंचाई थी वो 50 से 60 फुट से अधिक थी, और इनके जो ये लहरें हैं जो बढ़ रही हैं, वो 14 देशों के कोस्टल एरिया को टच किए थे। और इस घटना में 2.5 लाख से भी अधिक लोगों की जान गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो दृश्य यहाँ से इतना खतरनाक और विहंगम लग रहा है, उन पे जिन लोगों पे ये बीती होगी, उनका हाल कैसा रहा होगा। अब ये तो हो गई जल की बातें। अब आइए एक ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जिसको हर कोई जानता है और समझता है। वो है हमारे पृथ्वी पे दिन और रात का होना। और हर कोई जानते हैं कि पृथ्वी के एक हिस्से में जब दिन हो, उसी समय उसके विपरीत हिस्से में होती है रात। दिन वाले हिस्से में उजाला होता है, और वही रात वाले हिस्से में अंधेरा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके रात वाले हिस्से में इतना अंधेरा भी नहीं है, कुछ चमक रहा है। और वो जो चमकीली चीज आप देख पा रहे हैं, वो तारे हैं। शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन वो तारे ना होकर वो इलेक्ट्रिसिटी को बतलाते हैं, बिजली को बतलाते हैं। तो आइए अपने पृथ्वी को जरा रात में देखा जाए। ये हमारी पृथ्वी है पूरे रात के समय में, और आप देख पा रहे होंगे
ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उस क्षेत्र में सिर्फ बिजली को नहीं बतलाती, उस क्षेत्र में हुए विकास को भी बतलाती है। जैसा कि आप भारत देख पा रहे होंगे, सबके सामने है भारत, और आप देखेंगे कि भारत के हर एक क्षेत्र में समान रूप से बिजली चमक रही है, जो साफ बतलाती है कि उसके समान हर एक क्षेत्र में समान रूप से विकास भी हुआ है। लेकिन वहीं अगर उसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो एक हिस्से में आपको बिजली थोड़ी सी कम नजर आती है, और वो क्षेत्र है राजस्थान का हिस्सा है, और उस क्षेत्र में थार डेजर्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसके कारण आप उस क्षेत्र में बिजली की चमक थोड़ी कम देखते हैं, और यही कारण है कि उस क्षेत्र में विकास थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की जो यूरोप को दर्शा रहा है, और यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी चमक काफी ज्यादा है, वहाँ पे जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली ऐसे कुछ काफी विकसित देश आते हैं, और उस विकसित क्षेत्र को आप इस चमक से ही समझ सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में आप चमक ज्यादा पाते हैं। तो ये साफ बतलाती है कि कैसे कोई क्षेत्र में बिजली उसके विकास को समझा सकती है। लेकिन वहीं आप अफ्रीका को देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद आपको ये काफी खाली दिखता है, जिसका कारण है कि उसके ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी हिस्से में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है, वहीं मध्य वाले हिस्से में जंगली फील्ड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में आपको बिजली कम दिखती है। लेकिन नीचे वाले हिस्से में अगर अफ्रीका में देखें तो आपको थोड़ी जगह बिजली दिखती है, जो उसके एकमात्र विकसित क्षेत्र साउथ अफ्रीका को दर्शाती है, बतलाती है। लेकिन अगर मैं अंत में बात करूँ इसकी, तो ये है नॉर्थ अमेरिका, और आप देख सकते हैं पूरे विश्व के तुलना में आपको सबसे अधिक चमक अगर कहीं दिखती है तो वो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, और वो भी नॉर्थ अमेरिका का एक खास हिस्सा जो आपको काफी चमकता हुआ दिखता है वो अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और उस चमक से ही आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में विकास के स्तर को और वहाँ के लोगों के जीवन शैली को भी। अब जैसे आज के समय में बिजली विकास की अच्छी सूचक है, वैसे ही यातायात के साधन भी विकास के सूचक माने जा सकते हैं, और अभी के अनुसार एरोप्लेन से बेहतर कोई भी यातायात का साधन नहीं है। और ये जितनी भी पीली रेखाएं आप अभी अपने सामने एक जगह से दूसरी जगह जाते देख पा रहे हैं, वो एक एरोप्लेन को बतलाती है। और मैं अगर पूरे विश्व की बात करूं तो 1.5 लाख से ज्यादा एरोप्लेन प्रतिदिन हमारे विश्व भर में उड़ान भरते हैं। तो अगर आप भारत को देख ले तो बिजली की तरह आपको कहीं ज्यादा भीड़ या काफी खालीपन नहीं नजर आता। हर एक क्षेत्र में भारत के आपको एरोप्लेन का उपयोग दिखता है। और अगर मैं संख्या की बात करूं, हर एक दिन यहाँ 3000 से 4000 एरोप्लेन का उपयोग होता है, जो संख्या शायद आपको काफी ज्यादा लग रही होगी। तो जरा इसको देखें, ये यूरोप के पश्चिमी देश हैं, और इस क्षेत्र में आप एरोप्लेन की संख्या या घना आप देख सकते हैं, घना हिस्सा देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। तो शायद आपको ये मच्छर लग रहे होंगे, लेकिन ये मच्छर ना होकर एरोप्लेन्स हैं, और उस क्षेत्र में एरोप्लेन की संख्या को आप समझ ही सकते हैं कि उस क्षेत्र में विकास का स्तर जो है वो कितना अधिक है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 35,000 के आसपास एरोप्लेन का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं आप अफ्रीका जैसे बड़े महादेश को देख ले, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ एरोप्लेन का उपयोग काफी कम है, जो इसके कम हुए विकास को बतलाती है। लेकिन अंत में अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, तो जरा इसे भी देखा जाए। आप देख सकते हैं इसका पूरा क्षेत्र एरोप्लेन से भरा हुआ है, और एक हिस्सा जो उसके अमेरिका को बतलाती है, उस क्षेत्र में आप एरोप्लेन का उपयोग देखिए। उस क्षेत्र में एरोप्लेन का उपयोग प्रतिदिन 80 से 85 हजार के आसपास है, जो उसके विकास के स्तर को पूरे विश्व के तुलना में, पूरे दुनिया की तुलना में बतलाती है। अब ये तो अच्छी बातें हैं कि बिजली और यातायात के साधन विकास के सूचक हैं, लेकिन इन सब चीजों से नुकसान भी उतना ही है। अगर मैं बात करूं आज के समय की, तो अधिकतर देश आज के समय में बिजली का उपयोग या उत्पादन कोयले को जला के ही करते हैं। वहीं जितने भी यातायात के साधन है, वो आपका एक मोटरसाइकिल हो या एक एरोप्लेन हो, वो भी जो जितना जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, उससे भी जो धुआं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, उससे विश्व में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन वहीं कुछ लोग शायद सोचेंगे कि अधिकतर बिजली और यातायात के साधन का उपयोग नॉर्थ अमेरिका